हेलो। वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी लोग? हेलो। हेलो। आप लोगों को आवाज़ आ रही है मेरी? हेलो हेलो। ओके, हाँ, वही वही वहीं से शुरू करेंगे। हुसैन, वहीं से शुरू करेंगे। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? शुभा, मालती, कृष्णा, अनुपम, अभिषेक। नहीं यार, आज सच में ठंड है। आज बहुत दिनों का फील हो रहा है कि ठंड है, बहुत ठंड है आज। मैं बहुत बढ़िया हूँ यार। आप लोग कैसे हैं? प्रीति पाल, थैंक यू। मिंकू, गुड मॉर्निंग यार। ठीक, सब बढ़िया। नहीं, बफरिंग तो नहीं हो रही है। पढ़ाई अच्छी चल रही है आप लोगों की? हाँ, आज सेकंड क्वेश्चन का आंसर डिस्कस करेंगे। लगभग मॉडर्न हिस्ट्री में लेके चलिए 45-50 लेक्चर। ऑलमोस्ट 50 लेक्चर तो मिनिमम होंगे। ठीक है, चलिए। नहीं, बस मैं आ ही रहा हूँ आप लोगों के क्षेत्र में, मिलते हैं आप लोगों से। प्राचीन और मध्यकालीन से मुख्य परीक्षा में प्रश्न नहीं आते हैं, प्रारंभिक परीक्षा में प्रश्न आते हैं। है ना? प्रारंभिक परीक्षा में प्रश्न आते हैं। देखिए, मीडिएटर मिल जाते थे उन्हें। ऐसा होता था कि कुछ ना कुछ लोग तो ऐसे होंगे भारत के जो विदेश जा करके व्यापार कर रहे होंगे, तो एक प्रकार से एक ना एक मीडिएटर उन्हें जरूर मिल जाता था जो उनकी भाषा को ट्रांसलेट कर देता था। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। नहीं, वॉइस आ रही है आई थिंक। हाँ, इसके बारे में बात करते हैं बहुत ही जल्दी। वैष्णवी, बहुत बहुत जल्दी। मॉडर्न हिस्ट्री के लिए लगभग 200 पेज। 200 पेज की कॉपी बहुत रहेगी। आई विश बहुत जल्दी सर की कोचिंग वहाँ भी आ जाएगी। नहीं नहीं नहीं, मैं सिर्फ आपको मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ाऊंगा। मैं बिल्कुल कोशिश करता हूँ। चलिए, उम्मीद है ऑडियो वीडियो क्लियर होगा। तो पहले एक बार हम जो दूसरा प्रश्न है, कल हम डिस्कस नहीं कर पाए थे, पहले हम उस दूसरे प्रश्न की चर्चा कर लेते हैं। फिर हम रिवीजन करेंगे और फिर हम क्लास को आगे बढ़ाएंगे, अगले टॉपिक की चर्चा हम करेंगे। अच्छा, एक बात मैं आपको अभी से बता दूं दोस्तों, मुझे बाहर जाना है। तो मैं दो काम करूंगा। मैं कल हालांकि सुबह आ जाऊंगा, या तो मैं आज शाम को ही एक एक्स्ट्रा क्लास रख लूंगा अगर कोई स्लॉट खाली होगा, या फिर कल सुबह मैं आपकी क्लास नहीं ले पाऊंगा। मैं शाम को या बीच में जो भी स्लॉट खाली रहेगा मैं वहां पर आपकी क्लास कंडक्ट करवा लूंगा। ठीक है? सुबह अभी से मैंने आपको इन्फॉर्म कर दिया। मुझे आज रात में कहीं जाना है, तो मैं एक जगह है, मतलब ज़रूरी है, शादी में जाना है। मैं आ नहीं पाऊंगा बहुत अर्ली मॉर्निंग। ठीक है? तो तो मैं आपको बता दूंगा जैसा भी रहेगा। क्लास होगी, या तो आज ही हम क्लास कर लेंगे, ऐसा नहीं होगा कि ऑफ हो जाए। ठीक है? तो क्लास या तो आज हो जाएगी या फिर कल हम दूसरे टाइम पर क्लास रख लेंगे। ठीक है? तो अभी से मैंने इन्फॉर्म कर दिया, नहीं तो बाद में आप लोग कहो कि सर ने कुछ बताया नहीं था। तो हम पहले से बता दिया आपको। ठीक है, शाम को ऑलरेडी इतनी क्लासेस हैं, तो सुबह मैं देखता हूँ कौन सा स्लॉट खाली है। अगर कोई भी स्लॉट खाली होगा तो मैं कल रख लूँ। कोई स्लॉट खाली नहीं है? ओके ओके उपासना, ठीक है। ठीक है, तो कल ही रख लेंगे फिर। कल देख लेंगे कौन सा स्लॉट खाली है, शाम को भी कोई स्लॉट खाली होगा तो हम उसमें क्लास रख लेंगे। ठीक। चलिए, फिलहाल आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। तो पहले हम चर्चा करें कि हमने कल एक प्रश्न, सॉरी, एक प्रश्न हमने परसों लिया था, उसका मॉडल आंसर क्या होगा, किस तरह से आपने लिखा है।
इस बारे में भी हमें चर्चा करनी है। तो हमने पुर्तगालियों के प्रभाव को पढ़ा था, हमने पोर्चुगीज के इफेक्ट को डिस्कस किया था कि पुर्तगाल का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा, ये वाला बात हमने डिस्कस की थी। और फिर एक प्रश्न आपको दिया गया था, कोई प्रश्न बताएगा मुझे दोस्तों? यहाँ पे प्रश्न दिख रहा है, प्रश्न बताइए एक बार प्लीज। एक बार क्वेश्चन बताइए, क्या प्रश्न था? पुर्तगालियों की भारत में लगभग 400 वर्ष तक उपस्थिति के क्या परिणाम थे? यही था, है ना? पुर्तगालियों की भारत में लगभग 400, व्हाट वर द रिजल्ट ऑफ द पोर्चुगीज प्रेजेंस, रिजल्ट ऑफ प्रेजेंस ऑफ पोर्चुगीज इन इंडिया अराउंड 400 ईयर। ओके ओके, ये तो बहुत आसान प्रश्न है दोस्तों। देखिए ये इसलिए आसान है क्योंकि जो बातें हमने यहाँ पर लिखी थी, जो हमने पुर्तगालियों का प्रभाव डिस्कस किया था कि आखिर इनका इम्पैक्ट क्या हुआ इंडिया पर, यही बातें आपको यहाँ पर लिखनी थी। तो आप शुरू कैसे कर सकते थे? वही चीज है कि अगर हमने उत्तर लिखना शुरू किया तो हमारे उत्तर में तीन चीजें बनेंगी। एक बनेगा इंट्रो, ठीक है, दूसरा बनेगा मेन बॉडी, मेन बॉडी, और तीसरा बनेगा कंक्लूजन। ओके, तो इंट्रो में थोड़ा सा आपको बताना पड़ेगा, क्योंकि यहां पर एक शब्द का इस्तेमाल किया गया है। यहां पर प्रश्न में लिखा है कि 400 वर्षों का शासनकाल, 400 वर्षों का शासन काल, 400 ईयर का रूल, यहां पे ये शब्द इस्तेमाल किया गया है। तो इंट्रो में हमें ये जरूर बताना चाहिए कि पुर्तगाली भारत कब आए थे, तो वो कब आए ये बताना चाहिए, और वो भारत से कब गए ये बताना चाहिए। तो इससे क्या होगा कि आपका जो प्रश्न है तो उसमें 400 ईयर वाला टॉपिक कवर हो जाएगा। तो यहां से वही चीज है आप जो शुरू कर सकते हैं कि पुर्तगाली समुद्री मार्ग से भारत आने वाले पहले यूरोपीय थे। 20 मई 1498 को पुर्तगाल का नाविक वास्को डिगामा कालीकट के बंदरगाह पर पहुंचा। इसके बाद उन्होंने भारत में व्यापारिक गतिविधियां आरंभ की, और ये है भारत से जाने वाले अंतिम यूरोपीय थे जो दिसंबर 1961 में ऑपरेशन विजय के बाद गोवा, दमन और दीव में अपनी बस्तियां छोड़ करके चले गए। इस 400 वर्ष के शासनकाल का भारत पर निम्नलिखित प्रभाव हुआ है। तो आपने एंट्री बताई, आपने ये बताया कि हाँ बीच में एक्सपेंशन किया, और आपने एग्जिट बताया। पता है एक छोटी सी बात मैं आपको बताऊं, आंसर राइटिंग ना बहुत कुछ एक फिल्म की तरह होती है। जब आप लोग एक फिल्म देखते हैं तो आपको कैसी फिल्म पसंद आती है? आपको एक ऐसी फिल्म पसंद आती है जिसमें कहानी के हर एक हिस्से पर थोड़ा थोड़ा गौर किया गया हो, ठीक है, हर चीज के बारे में थोड़ा थोड़ा बता दिया गया हो, तो आपके दिमाग में एक इमेज बन जाती है। ठीक है, रिसेंटली जैसे कोई भी फिल्म आप देखेंगे तो बहुत अच्छी फिल्में होती हैं जिसमें हर चीज के बारे में कुछ ना कुछ बता दिया जाता है। जैसे थ्री इडियट्स एक फिल्म थी, ऐसी फिल्में जो आती हैं अलग अलग प्रकार की। तो ऐसे ही तो आंसर राइटिंग है, आपने हर चीज के बारे में थोड़ा थोड़ा बता दिया कि वो भारत आने वाले पहले यूरोपीय थे, 20 मई 1498 को वास्को डिगामा कालीकट पहुंचे, फिर भारत में व्यापार विस्तार किया, फिर भारत से जाने वाले अंतिम यूरोपीय थे। दिसंबर 1961 में ऑपरेशन विजय के उपरांत वे अपनी पुर्तगाली बस्तियां गोवा, दमन, दीव छोड़ करके चले गए। इस प्रकार लगभग 400 वर्षों के शासन का भारत पर निम्नलिखित प्रभाव हुआ। क्लियर है? तो अब आपने प्रभाव बता देने हैं, प्रभाव में बिल्कुल यही एज इट इज। ठीक है, अब जब आप प्रभाव लिखेंगे
तो हम क्या करते हैं, हम सामान्यतः पैराग्राफ में लिखना शुरू कर देंगे, या भैया तकनीकी योगदान, कृषि योगदान नहीं। जैसे ही आप इसको शुरू करेंगे, मेक श्योर कि पहले आ गया है, मेक श्योर कि पहले आप यहां एक डायग्राम बनाएं। जैसे मान लो ये आपकी आंसर शीट है, लगभग 4 लाइन में आपका इंट्रो आएगा, 4 या किसी का 5 में भी आ सकता है, इतने में आपका इंट्रो आएगा। फिर यहां पे आप पहले एक डायग्राम बनाओ, पहले एक डायग्राम बनाओ कि पुर्तगालियों का योगदान, और उन 4 पॉइंट को पहले हाईलाइट कर दो कि आप किसके बारे में बात करोगे। तो जैसे पहला आपने लिख दिया तकनीकी योगदान, दूसरा फिर आपने यहाँ पे लिख दिया कृषि, तीसरा आपने यहाँ पर स्थापत्य कला, ठीक है, चौथा सामाजिक और धार्मिक, धार्मिक व सामाजिक। तो पहले ये एग्जामिनर को बताओ कि आप इन 4 बिंदुओं पर बात करने वाले हो, तो एक डायग्राम बना दो। अब ये अपने तरीके से आप बना सकते हो, मैंने गोल बनाया, आप चाहो तो इस तरह से भी बना सकते हो, वो आपके ऊपर कैसा आपको बनाना है, ठीक है। फिर आप एक एक टॉपिक के बारे में लिखना शुरू करो कि सबसे पहले आपने यहां पर ले लिया तकनीकी योगदान, ठीक, और उसके बारे में लिखना शुरू कर दिया। फिर अगले पेज पर आ गए, एक दूसरा ले लिया, फिर यहां पर आए, तीसरा ले लिया, चौथा ले लिया, और इस तरह से बढ़िया पॉइंट बनाते हुए, इस तरह से बढ़िया पॉइंट बनाते हुए, और फिर आखिरी में एक कंक्लूजन ड्रॉ किया, कंक्लूजन, ठीक। अब कंक्लूजन क्या हो सकता है, कई प्रकार के कंक्लूजन हो सकते हैं, क्योंकि प्रभाव की बात हो रही है। तो हम ये कह सकते हैं कि 400 वर्षों के शासन का भारत की कृषि व्यवस्था पर गहरा प्रभाव हुआ है। आज भारत के दैनिक जीवन में भोज्य पदार्थ और फलों में पुर्तगाल के द्वारा लाए गए फल और भोज्य पदार्थ शामिल हैं। तो इस तरह से आप कंक्लूड कर सकते हैं, क्योंकि देखिए सबसे बड़ा इम्पैक्ट क्या है, सबसे बड़ा इम्पैक्ट है एग्रीकल्चर। जो वो फसलें लेकर के आए वो हमारे लिए आज बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट, बेहद जरूरी है, ठीक। तो इस बारे में भी आप लिख सकते हैं कि इन चीजों का प्रभाव बहुत ज्यादा पड़ा है, इन चीजों का इफेक्ट बहुत ज्यादा पड़ा है, ठीक। तो इस तरह से आपका एक जवाब तैयार होगा। दिस विल बी एन आइडियल आंसर जब आप इस प्रश्न को डील कर रहे होंगे। आप इंट्रो लिखना सीखें, अभी इंट्रो पर मेहनत करो। देखो अभी 2 चीजों पर मेहनत करो, अभी कंक्लूजन के बारे में इतना मत सोचो, कंक्लूजन लिखने में समय लगेगा, क्योंकि जब तक आप पूरे टॉपिक नहीं पढ़ लोगे तब तक आप कंक्लूजन के बारे में शायद ना लिख पाओ। ओके, कंक्लूजन में आप ये भी लिख सकते हैं कि कैसे पुर्तगाल को भारत में मिलाया गया, परंतु उसके बाद भी भारत पर गहरा प्रभाव किसका हुआ है, कृषि का। टमाटर, तंबाकू, अनानास, आम, इनको देख के लगती नहीं कि ये बाहर की चीजें हैं, लगता है कि हम ही ने इजाद की है। कॉफी, रबड़, आज इतना बड़ा मार्केट है इंडिया का कॉफी और रबड़ का, ठीक। तो ये चीज आपको याद रखनी, ओके। अब मुझे बताएं क्या इसमें कोई डाउट है, और कितना पास आप पहुंच पाए। तो अभी आपको फोकस किस पे करना है, इंट्रो पर फोकस करना है और मेन बॉडी पर फोकस करना है। फिर हम धीरे धीरे आपको कंक्लूजन लिखना सिखाएंगे, पहले इंट्रो और मेन बॉडी लिखना सीखिए। अब जैसे आज हम जो टॉपिक पढ़ेंगे वहां से फिर आपके मेंस के सवाल बनना शुरू होंगे, जिसमें हमें कर्नाटक युद्ध के बारे में पढ़ना होगा, ओके। हमें ब्रिटिश संप्रभुता के बारे में पढ़ना होगा, ब्रिटिश एक्सपेंशन के बारे में पढ़ना होगा। तो यहाँ से कुछ प्रश्न बनेंगे जो मैं आपको बता रहा हूँ। पहले बताओ कितना नजदीक पहुंच पाए आप इस आंसर के, और आप लोगों ने कैसा लिखा ये आंसर, बताइए एक बार जरा कमेंट करके। समय लगेगा ना, सुमन इतनी जल्दी नहीं आएगा, ठीक है। फ्लो चार्ट वो के वर्ड्स, हाँ बिल्कुल किए जाते हैं फ्लो चार्ट के वर्ड काउंट, बॉडी इंट्रो। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं।
ठीक है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छी बात है। कंक्लूजन अभी समय लगेगा। क्या होता है, जो कंक्लूजन है उसमें समय लगेगा। उसमें इसलिए समय लगेगा कि वो कई बार दूसरी घटनाओं से जुड़ा हुआ है। तो धीरे धीरे जब आपको इतिहास की पूरी समझ एक बार विकसित हो जाएगी, एक घटना दूसरे से कैसे जुड़ी हुई है ये समझ आपको विकसित हो जाएगी, तो आप एक अच्छा निष्कर्ष भी लिखने लगेंगे, आप एक अच्छा कंक्लूजन भी लिखने लगेंगे। ठीक है। तो मैं उम्मीद करूंगा कि ये प्रश्न का जवाब भी अब क्लियर हो गया होगा और हम आगे बढ़ सकते हैं, अगले टॉपिक की हम बात कर सकते हैं। तो दोस्तों, कल की क्लास में हमने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में पढ़ना शुरू किया था, ब्रितानी ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में पढ़ना शुरू किया था। हमने सबसे पहले सामान्य परिचय पढ़ा, जनरल इंट्रोडक्शन पढ़ा, जिसमें हमने जाना कि ब्रिटेन में 31 दिसंबर 1600 को एक निजी कंपनी के रूप में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को थॉमस स्मिथ और जॉन वॉट ने स्थापित किया था। थॉमस स्मिथ कंपनी के पहले गवर्नर बने थे। 1600 में ब्रिटेन में जब कंपनी की स्थापना हुई तो उस समय ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ थी, जबकि भारत में मुगल सम्राट अकबर का शासन चल रहा था। लेकिन कंपनी 8 सालों के बाद अर्थात 1608 में भारत आती है, और जब कंपनी भारत आई तो उस समय एलिजाबेथ की मृत्यु हो चुकी है। ब्रिटेन के राजा चार्ल्स प्रथम जेम्स प्रथम बन चुके हैं, और भारत में भी अकबर की मृत्यु हो चुकी है, और अब भारत का जो मुगल सम्राट है वो जहांगीर बन चुके हैं। ये हमने डिस्कस किया था। फिर हमने ये भी जाना था कि जब अंग्रेज भारत आए तो उन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री सूरत में खोलने का प्रयास किया था। हालांकि उस समय मुगलों पर पुर्तगालियों का प्रभुत्व बहुत ज्यादा था, पोर्चुगीज का डोमिनेंस बहुत ज्यादा था, जिस वजह से वे सूरत में फैक्ट्री नहीं खोल पाए और उन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री मसूलीपट्टनम में खोली दोस्तों, जो कि आंध्र प्रदेश में आता है। बाद में जब उन्होंने स्वाली के युद्ध में पुर्तगालियों को हरा दिया, फिर जहांगीर से उन्हें सूरत में फैक्ट्री खोलने की अनुमति मिली और 1613 में अंततः उन्होंने सूरत में भी अपनी फैक्ट्री खोल ली। हमने ये भी जाना था कि जब 1600 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का निर्माण हुआ, तभी कंपनी के 24 निदेशक अर्थात 24 बोर्ड मेंबर रानी के पास गए और उन्होंने कहा कि हमें पूर्व के साथ व्यापार करने का एकाधिकार चाहिए, हमें ईस्ट के साथ ट्रेड करने का एक मोनोपोली राइट चाहिए। ब्रिटेन की महारानी ने 15 सालों का एकाधिकार दे दिया, 15 ईयर का मोनोपोली दे दी। लेकिन जब जेम्स प्रथम राजा बने तो जेम्स प्रथम ने देखा कि ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार से बेहद लाभ हो सकता है, तो इस एकाधिकार को उन्होंने इस मोनोपोली को बहुत लंबे समय तक बढ़ा दिया और कहा जाता है कि अनिश्चित काल तक, इनफाइनाइट पीरियड तक इस मोनोपोली को बढ़ा दिया। और जैसा कि पॉलिटी में आपने पढ़ा होगा कि 1813 तक यह एकाधिकार चलता रहा, 1813 तक यह मोनोपोली लगातार चलती रही। फिर हमने अगले चरण में यह समझा कि कैसे भारत में आकर के इन्होंने एक्सपेंशन किया, कैसे भारत में आकर के इन्होंने विस्तार किया। तो विस्तार को हमने 3 भागों में बांटा, एक जहांगीर का शासनकाल, दूसरा औरंगजेब का शासनकाल और तीसरा फर्रुखशियर। ये उत्तर भारत में विस्तार है। ठीक इसी तरह आज हम दक्षिण भारत के विस्तार की बात करेंगे। तो कल की क्लास में हमने जहांगीर और औरंगजेब के शासनकाल में विस्तार को पढ़ा था। जहांगीर के समय हम देख पाते हैं कि अलग अलग लोग आएंगे। एक कैप्टन विलियम हॉकिंस, ये पहला यूरोपीय व्यापारी है जो कि मुगल दरबार में जाएगा। यह मुगल दरबार आगरा में जाएगा, आगरा में जाकर के जहांगीर से मुलाकात करेगा। इंटरेस्टिंग बात यह है कि यह फारसी और टर्की में बात करेगा और इससे जहांगीर बहुत इंप्रेस होंगे, और जहांगीर इंप्रेस होकर के कैप्टन विलियम हॉकिंस को इंग्लिश खान की उपाधि देंगे और 400 का मनसब प्रदान करेंगे। लेकिन जो व्यापारिक अधिकार लेने के लिए कैप्टन विलियम हॉकिंस आया था, वे व्यापारिक अधिकार उसे नहीं मिल पाएंगे। इसी बीच में चूंकि पुर्तगालियों का प्रभुत्व बहुत ज्यादा है, तो पुर्तगाली नौसेना और ब्रिटेन की नौसेना के बीच में सूरत के पास स्वाले का युद्ध होगा, बैटल ऑफ स्वाले होगा 1612 में। ये छोटा लेकिन बहुत महत्वपूर्ण युद्ध था, जिसमें ब्रिटेन के नेवी कमांडर टॉमस बेस्ट थे, जो कई बार
नेवल युद्धों में बहुत अच्छा काम कर चुके हैं यूरोप में। तो टॉमस बेस्ट की सेना ये युद्ध जीत जाती है और फिर मुगलों को लगता है कि अब पुर्तगाली प्रभुत्व शायद उतना ज्यादा प्रभावी नहीं रहा और 1613 में सूरत में अंग्रेजों को फैक्ट्री खोलने की अनुमति मिल जाती है। लेकिन अभी भी पूरे मुगल साम्राज्य में फैक्ट्री खोलने की अनुमति नहीं मिली थी। तो राजा जेम्स प्रथम जो कि इंग्लैंड के राजा हैं, वो अपने एक एम्बेसडर को, अपने एक राजदूत को जहांगीर के पास भेजते हैं और राजदूत का नाम है टॉमस रो। टॉमस रो जहांगीर से मिलने आते हैं। लगभग 4 साल का समय वो बिताते हैं और इस 4 साल में वो बहुत सारे अधिकार प्राप्त कर लेते हैं। अलग अलग जगह फैक्ट्री खोलने की परमिशन, टैक्स में रिलैक्सेशन, ये सारी चीजें टॉमस रो प्राप्त करके वापस चले जाते हैं। फिर हमने देखा कि कैसे औरंगजेब के टाइम पीरियड में विस्तार हुआ। तो औरंगजेब के टाइम पीरियड में हुगली में कहा जाता है, जैसा हमने देखा था कल, कि इन्होंने हुगली में अपनी पहली फैक्ट्री, बंगाल में अपनी पहली फैक्ट्री 1651 में हुगली में खोली थी। और उस समय हुगली का जो गवर्नर था, हम सूबेदार कह सकते हैं, हुगली का जो गवर्नर था, सूबेदार था शाह सुजा, उससे एक डील की गई। डील ये की गई कि देखिए, हम हुगली वाले क्षेत्र में और बंगाल के कुछ दूसरे क्षेत्रों में व्यापार करना चाहते हैं, लेकिन हमें समस्या जाती है कि हमें हर दिन टैक्स देना पड़ता है, इससे हमें बहुत असुविधा हो रही है, इससे हमें बहुत प्रॉब्लम हो रही है, आप कुछ समाधान निकालिए। उन्होंने कहा क्या समाधान निकाला जाए। उन्होंने कहा कि हमें आप एक कोई कार्ड इशू कर दें, कोई डॉक्यूमेंट इशू कर दें, एक साथ 1 साल का टैक्स आप हमसे ले लीजिए, बार बार हमसे टैक्स मत लीजिए। तो शाह सुजा ने एक डॉक्यूमेंट इशू किया था, एक प्रकार का पास इशू किया था, जिसे निशान के नाम से जाना जाता है। 3000 रुपए वार्षिक कर देकर के अंग्रेज बंगाल के कुछ क्षेत्रों में व्यापार करने लगे थे। इसी बीच में वो भी कुछ ऐसे काम करने लगते हैं जिससे मुगल बादशाह को समस्या होती है, किलेबंदी वगैरह करने लगते हैं, कुछ एक दो बातें पायरेसी की भी निकल करके आती हैं। तो औरंगजेब जो है वो ब्रिटेन पर या ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पर हमला कर देता है और हमला करने के बाद हुगली और मसूलीपट्टनम अंग्रेजों से छीन लिया जाता है। अंग्रेज बेचारे दौड़े दौड़े भागे भागे आए और माफी मांगी। ठीक है, माफी मांगी औरंगजेब से और औरंगजेब ने माफ कर दिया, क्योंकि औरंगजेब को ये लग रहा था कि इनसे हमें ट्रेड अच्छा मिल रहा है। कोई भी ये सोच नहीं पा रहा था कि ये कंपनी एक दिन मुगलों के शासकों की हत्या करके भारत पर शासन करेगी। तो माफी मिल गई और काम आगे बढ़ने लगा। इसी बीच में एक व्यक्ति आता है ब्रिटेन से, एक अधिकारी के रूप में, जिसका नाम है जॉब चरनॉक। जॉब चरनॉक आता है और लगभग 1698 में बंगाल के 3 गांव कालीकट, गोविंदपुर और सुतानती, कालीकट, गोविंदपुर और सुतानती, इन 3 गांवों को खरीद लेता है या इन 3 गांवों के जमींदारी अधिकार ले लेता है। वो इन 3 गांवों को मर्ज करके एक नया शहर बनाता है जिसे कलकत्ता कहा जाता है। और इसी कलकत्ता शहर में वो अपना मुख्यालय बनाता है और उस मुख्यालय को दोस्तों फोर्ट विलियम के नाम से जाना जाता है। तो जॉब चेरनॉक को कलकत्ता का संस्थापक कहा जाता है, फाउंडर ऑफ कोलकाता कहा जाता है। तो यहाँ तक सारी बातें हम पढ़ चुके थे, यहाँ तक सारी चीज़ों को हम डिस्कस कर चुके थे। तो एक कहानी के रूप में आपको सुनाने का प्रयास किया। उम्मीद है कि एक अच्छा रिवीजन आपका हो गया होगा। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट है? अब हम आगे बढ़ेंगे और अगले हिस्से को आगे बढ़ाएंगे। बताइए मुझे, यहाँ तक कोई डाउट, एनी प्रॉब्लम? जो इंपॉर्टेंट डेट्स थी वो भी मैंने आपको लिखवा दी थी। कलकत्ता की स्थापना, शाही फरमान पढ़ना था। बीच में शासन शाहजहां का आएगा दोस्तों, मुनि शाहजहां का शासन आएगा। ठीक है, रिवीजन हो गया आपका। ओके, देखिए मैं कोशिश यही हम करेंगे कि हर दिन 10-15 मिनट अगर रिवीजन में लगते हैं तो लग जाए, उसमें समस्या नहीं है। कुछ 6-7 क्लास ही बढ़ेगी, लेकिन क्या होगा कि अगर आप नहीं भी कर पाए घर पर रिवीजन, वैसे करना तो चाहिए आपको, तो कम से कम यहाँ पर एक बार आपका रिवीजन अच्छे से हो जाएगा और नोट्स बनाते चलिएगा साथ ही साथ में। चलिए, तो पहले मैं आपको समझा देता हूँ, फिर मैं आपको ये लिखवा दूंगा। तो पहले थोड़ा समझ लीजिए कि क्या कहानी है, ये फर्रुखशियर की क्या कहानी है, सबको जरा अच्छा लिखते ही जाइए, साथ में समझ भी लीजिए। देखिए, ये जो शाही फरमान है, तो
17 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को फर्रुखशियर द्वारा दिया गया था शाही फरमान। शाही फरमान। अब इसकी बैकग्राउंड स्टोरी क्या है, कैसे शाही फरमान मिला, इस बारे में जरा समझने का प्रयास कीजिए। देखिए, लगातार ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटेन के राजा अलग अलग अधिकारियों को भारत भेजा करते थे और कहते थे कि आप भारत जाइए और मुगलों से जितना ज्यादा हो सके उतनी ज्यादा रियायतें प्राप्त करने का प्रयास कीजिए। तो एक मिशन आया था जिसे कहा जाता है जॉन सरमन मिशन। जॉन सरमन मिशन। ये जॉन सरमन मिशन, जिसमें एक डॉक्टर भी थे, और डॉक्टर का नाम मैं यहां लिख दे रहा हूं, इसमें एक डॉक्टर भी शामिल थे और डॉक्टर का नाम है हैमिल्टन। डॉक्टर का नाम क्या है? हैमिल्टन। तो जॉन सरमन नाम का एक मिशन भारत आया और ये भारत आकर के फर्रुखशियर से मिला। ये भारत आकर के फर्रुखशियर से मिलता है। अब फर्रुखशियर से ये प्रस्ताव रखता है कि हम चाहते हैं कि आप हमें इस क्षेत्र में अनुमति दे व्यापार करने की, हमें पूरे क्षेत्र में जो टैक्स है, टैक्स ना लगे ऐसा कोई सिस्टम बनाए। पर फर्रुखशियर शुरुआत में ये मना कर देता है कि देखिए, हम आपको पूरे मुगल साम्राज्य में ऐसा कोई पास इशू नहीं कर सकते जिससे कि आपको टैक्स फ्री ट्रेड हो जाए। पर इसी बीच में एक घटना होती है। घटना यह होती है कि फर्रुखशियर को कहा जाता है कि इस समय कोई फोड़ा हो गया था या कोई ऐसी बीमारी हो गई थी जिससे फर्रुखशियर बहुत ज्यादा परेशान था। और जैसा मैंने आपको बताया कि जॉन सरमन मिशन, मतलब जॉन सरमन अध्यक्ष थे और बहुत सारे लोग उसमें थे। तो जॉन सरमन मिशन जो फर्रुखशियर से मिलने के लिए आया था, उसमें एक डॉक्टर थे, डॉक्टर हैमिल्टन। और ये कहा जाता है कि डॉक्टर हैमिल्टन ने फर्रुखशियर का उपचार कर दिया और फर्रुखशियर सही हो गए। अगेन वही बात है कि आपने राजा का उपचार किया है तो राजा आपसे क्या होगा? इम्प्रेस होगा, राजा आपसे प्रभावित होगा। तो फर्रुखशियर भी बहुत ज्यादा प्रभावित हो गए, इम्प्रेस हो गए। और इम्प्रेस होकर के उन्होंने एक फरमान जारी किया जिस फरमान को इतिहास में शाही फरमान कहा गया है। क्या कहा गया है दोस्तों? जिसे शाही फरमान या रॉयल डिक्री कहा गया है, जो कि 1717 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को मिला था। तो अगला सवाल आता है कि सर, शाही फरमान में ऐसी क्या बातें थी जो इसका इतना ज्यादा महत्व है इतिहास में? तो इसमें 3 शर्तें थी दोस्तों, 3 अलग अलग बातें थी। सबसे पहली बात जो इसमें कही गई कि आपको बस 3000 रुपए का वार्षिक कर देना है। 3000 रुपए का वार्षिक कर देना है और पूरे बंगाल में आप व्यापार कर सकते। ये इसकी पहली शर्त थी कि आपको सिर्फ 3000 रुपए का वार्षिक कर देना है, आपको 3000 रुपीज का एनुअल टैक्स देना है और पूरे बंगाल में आप टैक्स फ्री ट्रेड कर सकते हैं। दूसरी शर्त इसमें यह थी कि आपको 10,000 रुपए का वार्षिक कर और देना है। 10,000 रुपए का वार्षिक कर, एनुअल टैक्स और देना है और इसके तहत आप सूरत में व्यापार कर सकते। सूरत बहुत बड़ा सेंटर है व्यापार का। और तीसरी और सबसे बड़ी बात इसमें कही गई कि ब्रिटेन के द्वारा बंबई में बनाए गए सिक्के, ब्रिटेन के द्वारा बंबई में बनाए गए सिक्के संपूर्ण मुगल साम्राज्य में, संपूर्ण मुगल साम्राज्य में वैध होंगे। इंग्लिश में ब्रिटिश क्वाइन
minted in Bombay will be a legal tender across मुगल एम्पायर। ये बहुत बड़ी बात थी। देखिए, बंबई इनके हाथ में आ चुका है, जो 1668 में पुर्तगालियों ने बंबई गिफ्ट कर दिया है, और बंबई की प्रॉपर स्थापना हो चुकी है, उनका प्रमुख केंद्र बन चुका है, बंबई इंपॉर्टेंट सेंटर बन चुका है, और यहाँ वो सिक्के बनाने का काम करने लगे हैं। क्लियर? तो ये तीन बातें इसमें थी कि आप 3000 रुपए का टैक्स दो, एनुअल टैक्स दो, और एक पास ले जाओ हमसे, ये पास दिखा देना, फिर तुमसे बंगाल में कोई भी टैक्स नहीं मांगेगा। 10,000 रुपए का एनुअल टैक्स दो, सूरत में व्यापार करो, तुमसे कोई भी टैक्स नहीं मांगेगा। और साथ ही साथ ब्रिटेन में जो आप सिक्के जमा रहे हो, बना रहे हो, वो हम पूरे मुगल साम्राज्य में वैध कर देंगे, उन्हें हम पूरे मुगल एम्पायर में लीगल टेंडर क्रिएट कर देंगे। ठीक है, उसके लिए कुछ शर्तें रखी गई थी, वो शर्तें ऑब्वियसली होंगी। तो इतना बड़ा फरमान, अगर इतना बड़ा अधिकार किसी भी कंपनी को मिल जाएगा, तो इस शाही फरमान को, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इस शाही फरमान को ब्रिटेन के ब्रिटेन के इतिहासकारों ने, इस शाही फरमान को ब्रिटेन के इतिहासकारों ने कंपनी का कंपनी का मैग्ना कार्टा कहा। कंपनी का मैग्ना कार्टा, मैग्ना कार्टा मतलब होता है अधिकार पत्र। तो ब्रिटिश हिस्टोरियन कॉल्ड दिस शाही फरमान एज द मैग्ना कार्टा फॉर कंपनी, दिस शाही फरमान एज द मैग्ना कार्टा फॉर द कंपनी। तो इस शाही फरमान को क्या कहा गया दोस्तों? मैग्ना कार्टा कहा। ठीक है, क्लियर? तो ये है शाही फरमान। अंडरस्टूड? बताइए, इसमें कोई डाउट है? अब इसमें एक चीज और समझ लो आप, कि सर ये तो समझ में आ गया कि एक पास है, इस पास के द्वारा ये व्यापार कर सकते हैं। यहीं पर एक नोट बना लो, अगले पेज पे एक नोट लेकर के लिखो। एक और आता है दोस्तों, और वो है स्वर्ण फरमान। एक और है स्वर्ण फरमान, अर्थात गोल्डन डिक्री। दोस्तों, ये स्वर्ण फरमान गोलकुंडा के शासक द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दिया गया था। गोलकुंडा के शासक के द्वारा यह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दिया गया था। ठीक, और इसमें डील ये हुई थी, 1632 में ये फरमान दिया, इसमें डील ये हुई थी कि आप 500 पैगोडा वार्षिक कर दीजिए, 500 पैगोडा एनुअल टैक्स दीजिए, और गोलकुंडा में व्यापार कीजिए, गोलकुंडा में ट्रेड कीजिए। तो दो अलग अलग चीजें हैं, गोल्डन डिक्री अलग है, शाही फरमान का संबंध गोलकुंडा से है। तो गोलकुंडा के शासक से भी अंग्रेजों ने यही डील कर ली कि देखिए, आप हमसे एक मुश्त पैसा ले लीजिए, आप हमसे लमसम अमाउंट ले लीजिए, और हमें गोलकुंडा में व्यापार करने की अनुमति दे दीजिए। तो गोलकुंडा के नवाब ने कहा कि ठीक है, आप हमें 500 पैगोडा हर साल देते जाओ, और इस क्षेत्र में आप आराम से
व्यापार करो। वहीं जो शाही फरमान है, जो रॉयल डिक्री है, ये दी गई थी फर्रुखशियर के द्वारा। ये किसके द्वारा दी गई थी? ये फर्रुखशियर के द्वारा दी गई थी, जिसमें फर्रुखशियर ने कहा था कि आप 3,000 रुपए में बंगाल में साल भर व्यापार करो, 10,000 रुपए टैक्स दो, सूरत में टैक्स फ्री व्यापार करो, और जो तुमने सिक्के बंबई में बनाए हैं वो पूरे मुगल साम्राज्य में चलेंगे। और इसी को दोस्तों ब्रिटेन के इतिहासकारों ने कंपनी का मैग्ना कार्टा कहा था। तो इस तरह से दोस्तों कंपनी ने उत्तर भारत में अपना एक्सपेंशन किया। फिर अगला चरण शुरू होगा जिसके तहत वो बंगाल पर अधिकार करेंगे, अवध पर अधिकार करेंगे, पंजाब पर अधिकार करेंगे, वो अगला चरण है। लेकिन ये शुरुआती उनका एक्सपेंशन है जिसमें उन्होंने भारतीयों से बिना युद्ध किए भी बहुत सारे अधिकार प्राप्त कर लिए। इंडिया से बिना युद्ध किए भी, मुगलों से बहुत, एक ही युद्ध छोड़ दिया जाए तो ज्यादा युद्ध ना करके बहुत सारे उन्होंने अधिकार प्राप्त कर लिए थे। अब हमें डिस्कस करना है दक्षिण भारत में विस्तार कैसे हुआ, साउथ इंडिया में एक्सपेंशन कैसे हुआ। तो हमारा चौथा हेडिंग लगाएंगे दोस्तों। अब आप चौथा हेडिंग लगाएंगे, फोर्थ हेडिंग। नंबर 4, दक्षिण भारत में विस्तार, एक्सपेंशन इन साउथ इंडिया, एक्सपेंशन इन साउथ इंडिया। तो साउथ इंडिया में एक्सपेंशन करना नॉर्थ के मुकाबले आसान था, क्योंकि साउथ में मुगलों जैसा कोई इंटीग्रेटेड पावर नहीं बचा था। स्पेशली राजा कृष्णदेव राय की मृत्यु के बाद विजयनगर साम्राज्य भी टूट चुका है। तो विजयनगर साम्राज्य भी कई टुकड़ों में बंट चुका है। दक्कन एम्पायर ऑलरेडी कई टुकड़ों में बटा हुआ है। तो साउथ में कोई स्ट्रॉन्ग पावर नहीं थी। और औरंगजेब के शासन से पहले और औरंगजेब के शासन के बाद दोनों स्थितियां भी बहुत ज्यादा नाजुक थीं। कुछ बहुत अच्छी स्थिति वहां देखने के लिए नहीं मिलती। तो साउथ में एक्सपेंशन नॉर्थ के मुकाबले कंपैरेटिवली ज्यादा आसान था। यहाँ फैक्ट्री खोलने की अनुमति जल्दी मिल जाती थी। दूसरी बात, पोर्ट बहुत अच्छे हैं क्योंकि पूरा तटरेखा है। आप जानते हैं कि भारत की तटरेखा गुजरात से शुरू होकर के पूरा घूमते हुए पश्चिम बंगाल तक जाती है। तो इतनी लंबी तटरेखा का फायदा भी मिलता है। पूरी तटरेखा भारत की 7500 किलोमीटर की है, जिसमें से 6100 किलोमीटर की तटरेखा भारत की इन राज्यों में दिखाई देती है। और याद रखना होगा हमें कि उस समय कराची वगैरह जो हिस्सा है वो भी इसी के तहत आता था, वो भी भारत का ही हिस्सा है दोस्तों। ठीक, तो इसमें हमें दो बातें समझना है। एक, इन्होंने मद्रास, और दूसरा हमें समझना है बंबई। तो देखिए दोस्तों, पहला हम इसमें समझेंगे 1639 मद्रास, 1639 मद्रास, और फिर हम डिस्कस करेंगे 1691, सॉरी 61 है, मुंबई। दो अलग अलग डेट आएंगी, 1639 मद्रास और 1661 मुंबई। ये चीजें हमें डिस्कस करना है कि कैसे यहां पर इनका विस्तार होता है, कैसे ये आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए तो पहले हम मद्रास की ही चर्चा कर लेते हैं। ओके नंबर ए, मद्रास पर अधिकार। देखिए, मद्रास उस समय एक गांव है, बहुत बड़ा कोई शहर नहीं है जैसा आज आप देखते हैं। तो इसकी शुरुआत होती है 1639 से। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के का एक अधिकारी है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का एक अधिकारी है जिसका नाम है फ्रांसिस डे। जिसका नाम क्या है दोस्तों? जिसका नाम है फ्रांसिस डे। तो फ्रांसिस डे नाम का एक ब्रिटिश अधिकारी है, एक ब्रिटिश ऑफिशियल है। तो उस समय जो मद्रास है वो एक गांव का इलाका है, और मद्रास जो है उस समय चंद्रगिरी के शासक
के क्षेत्र में आता था, वहां पर एक छोटा सा राज्य था जिसे चंद्रगिरी कहा जाता था। तो फ्रांसिस डे किसके पास जाते हैं? फ्रांसिस डे वेंट टू, गए चंद्रगिरी, चंद्रगिरी के शासक के पास, रूलर ऑफ, रूलर ऑफ चंद्रगिरी। ठीक है, और चंद्रगिरी के शासक से इन्होंने मद्रास की जमींदारी प्राप्त कर ली। और फिर से मैं बता दूं कि उस समय मद्रास सिर्फ एक गांव है, तो उन्होंने मद्रास की जमींदारी प्राप्त कर ली। और इसी मद्रास पर इन्होंने आधुनिक अर्थात मॉडर्न मद्रास बनाया, जो आज हम देखते हैं मॉडर्न मद्रास, चेन्नई। और साथ ही साथ यहां पर उन्होंने अपने दक्षिण भारतीय व्यापार का मुख्यालय बनाया, दक्षिण भारतीय व्यापार का मुख्यालय बनाया इसी क्षेत्र में। हेडक्वार्टर ऑफ साउथ इंडियन ट्रेड इन इंडिया, हेडक्वार्टर ऑफ साउथ इंडियन ट्रेड इन इंडिया, और उसका नाम उन्होंने लिखा फोर्ट सेंट जॉर्ज। नाम क्या रखा दोस्तों? फोर्ट सेंट जॉर्ज। ठीक, तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए, बहुत ध्यान से इस कहानी को समझिएगा। ये वैसी ही कहानी है लगभग जैसी हमने बंगाल के कंटेक्स्ट में पढ़ी थी। बंगाल में ईस्ट इंडिया कंपनी का एक अधिकारी आता है, उस अधिकारी का नाम जॉब चरनॉक है, और जॉब चरनॉक बंगाल के सूबेदार से 3 अलग अलग गांव, जिसमें गोविंदपुर, सुतानती और कालीकट शामिल है, उन तीनों गांवों को लेकर के कलकत्ता की स्थापना करता है, और कलकत्ता में अपना एक हेडक्वार्टर बनाता है जिसे फोर्ट विलियम कहा जाता है। ठीक इसी तरह फ्रांसिस डे किसके पास गए? चंद्रगिरी के राजा के पास गए, और चंद्रगिरी के राजा से मद्रास की जमींदारी प्राप्त की, और फिर वहां पर उन्होंने अपना मुख्यालय बनाया। ये साउथ इंडिया का मुख्यालय है, ठीक है, ये साउथ इंडिया का हेडक्वार्टर है। ओके, मुख्यालय बनाया दक्षिण भारत के व्यापार का, और उस मुख्यालय का नाम उन्होंने फोर्ट सेंट जॉर्ज रखा, फोर्ट सेंट जॉर्ज रखा। तो फोर्ट विलियम कलकत्ता को कहा जा रहा है, फोर्ट सेंट जॉर्ज मद्रास को कहा जा रहा है, और फोर्ट सेंट डेविड, फोर्ट सेंट डेविड या कई जगह डेविस, वो कुडालोर को कहा जाएगा, जो तमिलनाडु में ही एक जगह है। ठीक है, तमिलनाडु में एक स्थान का नाम है। तो इस तरह उन्हें मद्रास मिला, और मद्रास बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। मद्रास, बंबई और कलकत्ता, ये तीन, और सूरत, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं पूरे के पूरे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार में, ब्रितानी कंपनी के ट्रेड में। ठीक, ठीक है सर, मद्रास तो उन्हें मिल गया, दे इवेंचुअली कैप्चर्ड दी मद्रास। पर अब सवाल ये आता है कि आखिर मुंबई उन्हें कैसे मिला, मुंबई कैसे प्राप्त हुआ, और मुंबई को उन्होंने कैसे आगे बढ़ाया? ये बड़ा सवाल है, चलिए इसको भी समझने का प्रयास करते हैं। ध्यान दीजिएगा, बड़ी अच्छी कहानी है ये भी, और ये तो बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है, आपको बड़ा मजा आएगा पढ़ने में। बंबई पर अधिकार, रूल इन बॉम्बे, कैसे इनको बॉम्बे मिला, बंबई कैसे मिला? तो इसकी कहानी भी 1661 में शुरू होती है, 1661 में शुरू होती है। 1661 में दोस्तों दो लोगों की शादी हो रही है। ठीक है, ब्रिटेन के ब्रिटेन के राजकुमार, ब्रिटेन के राजकुमार चार्ल्स प्रथम। ठीक है, तो ब्रिटेन के राजकुमार हैं चार्ल्स प्रथम, और देखिए दिल बना दिया है मैंने। ठीक है, ब्रिटेन के राजकुमार हैं चार्ल्स प्रथम, और पुर्तगाल की राजकुमारी, राजकुमार की शादी भैया राजकुमारी से ही हो रही है। सिंड्रेला वाली कहानी नहीं चलती यहाँ पर।
राज कुमारी कैथरीन कैथरीन ब्रगेंजा का विवाह। ठीक है। मैरिज ऑफ ब्रिटिश प्रिंस चार्ल्स द फर्स्ट एंड पोर्चुगीज क्वीन कैथरीन ब्रिगेंजा। ठीक है, कैथरीन ब्रिगेंजा, इनकी शादी हो रही है दोस्तों, इनकी शादी हुई। अब जब इनकी शादी हुई तो ध्यान दें, गिफ्ट तो दिया जाएगा शादी में। एक तरफ पुर्तगाल की राजकुमारी है कैथरीन ब्रिगेंजा, दूसरी ओर ब्रिटेन के राजकुमार हैं चार्ल्स दी फर्स्ट। तो इन्होंने क्या किया, यहां पर मैं लिख रहा हूं, गिफ्ट पुर्तगालियों ने चार्ल्स प्रथम को चार्ल्स प्रथम को मुंबई उपहार में दिया। आज जहां लगभग 500 स्क्वायर फीट जमीन खरीदने में करोड़ों रुपए लग जाएंगे, वो जगह भाई साहब ने गिफ्ट कर दी। ठीक है। अब चार्ल्स के साथ भी ये समस्या, चार्ल्स कह रहा है कि हमें ये गिफ्ट तो मिल गया, लेकिन हम इसका करेंगे क्या, क्योंकि मुंबई वैसा नहीं था जैसा आप आज समझ रहे हो। फॉरेस्ट एरिया है, आइलैंड है अलग अलग मुंबई में, ऐसा रोड नहीं है, ऐसी कनेक्टिविटी नहीं है जैसी आज आप देख रहे हो। तो मुंबई को ब्रिटेन ने बहुत डेवलप किया है, बहुत ज्यादा डेवलप किया है, फिलिंग की गई है वहां पर बहुत सारे आइलैंड्स के बीच। ओके, तो वैसा मुंबई नहीं है जैसा आज आप देखते हैं। उस समय तो मुंबई की, तो उसने भी सोचा, चार्ल्स प्रथम ने भी सोचा कि हम क्या ही करेंगे मुंबई। ठीक है, हम क्या ही करेंगे मुंबई का। तो अगला स्टेप सुनो, अगला स्टेप इसी में आता है 1668। जो ब्रिटेन के राजकुमार चार्ल्स प्रथम, ब्रिटिश प्रिंस चार्ल्स दी फर्स्ट, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ 10 पाउंड वार्षिक किराए पर, ठीक है, 10 पाउंड एनुअल रेंट पर बंबई ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया। देख रहे हो आप लोग, सिर्फ 10 पाउंड का एनुअल किराया लग रहा है, 10 पाउंड का एनुअल किराया लग रहा है दोस्तों, 10 पाउंड के वार्षिक किराए पर यह मिल गया। और फिर ईस्ट इंडिया कंपनी ने इसे डेवलप किया। माना जाता है कि गेराल्ड ओगियर द्वारा आधुनिक बंबई की स्थापना की गई। मतलब उसने मॉडर्न बनाया, जैसे आज हम देखते हैं, जैसे आज हमें देखने के लिए मिलता है। तो उसने शुरुआत की थी यहाँ पर, मॉडर्न कंस्ट्रक्शन की शुरुआत की थी, और इतना डेवलप कर लिया कि 1687 में सूरत के स्थान पर, सूरत के स्थान पर बंबई को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्यालय बनाया गया, इसे हेडक्वार्टर बनाया। तो इस तरह से मुंबई प्राप्त हुआ। उससे पहले सूरत कंपनी का हेडक्वार्टर है, लेकिन 1687 में सूरत से हेडक्वार्टर को हटा लिया जाता है, और सूरत से हेडक्वार्टर को हटाने के बाद उसे बॉम्बे ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो 1687 में
सूरत से ट्रांसफर कर दिया गया मुंबई को हेडक्वार्टर। तो ये दोस्तों उनका दक्षिण भारत में विस्तार है। तो बॉम्बे के मिलने की कहानी भी बड़ी अलग है, जो आपके सामने आप देख सकते हैं कि पहले अल्टीमेटली विवाह होता है चार्ल्स प्रथम और कैथरीन ब्रिगेंजा का। पुर्तगाली जो है वो गिफ्ट कर देते हैं मुंबई ब्रिटेन के राजकुमार चार्ल्स प्रथम को। चार्ल्स प्रथम ने कहा हम क्या ही करेंगे यहाँ पर आकर के, तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को 10 पाउंड के वार्षिक किराए पर वो बंबई दे देते हैं। ठीक है। और फिर ईस्ट इंडिया कंपनी 1668 में गेराल्ड ओगियर की सहायता से आधुनिक मुंबई की स्थापना करती है और इतना विकास करती है वो 10 या 20 सालों में कि 1687 में उन्होंने अपना हेडक्वार्टर सूरत से ट्रांसफर करके मुंबई कर दिया। और इसी बीच में मद्रास का विकास चल रहा है, इसी बीच में कलकत्ता का भी विकास चल रहा है। धीरे धीरे करके वो अपनी व्यापारिक गतिविधियां वहां पर बढ़ाते जा रहे हैं। तो ये है दोस्तों ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और उसका विस्तार। आप मुझे एक बात बताइए, कल हमने मैप आपको बनवा दिया था कि नहीं बनवाया था? जो मैप है प्रमुख केंद्रों का, वो मैप हमने बनाया था या नहीं बनाया था? बताएं एक बार जल्दी से कमेंट करके। नहीं, ये वाला टॉपिक नहीं है। बनवा दिया था। एक मिनट देखो हर्षिता, कुछ लोग कह रहे हैं कि नोट्स बनवा दीजिए, लिखवा दीजिए। ये यही तो मैं कर रहा हूँ यार, मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ। देखो फिर क्या होगा कि चीजें रिपीट होंगी, अल्टीमेटली यही लिखना है आपको। और फिर क्या होगा, जहां भी मुख्य परीक्षा के सवाल आ रहे हैं वहां तो मैं आपको लिखवा ही रहा हूं। और मैं एक छोटी सी बात आपको बताऊं दोस्तों, ये आपके ज्यादा काम के नोट्स हैं, क्योंकि ये शॉर्ट नोट्स हैं। इनको पढ़ने में आपको बहुत आनंद आएगा कि इतने ज्यादा एरो वगैरह लगे रहते हैं नोट्स में, इनको पढ़ने में बहुत आसानी होती है, बहुत इजीली आपको समझ में आते हैं। अब देखो यही बात मैं आपको फिर ऐसे लिखवाऊं कि 1668 में ब्रिटेन, तो मुझे लगता है समय बर्बाद होगा। आप लोग चाहेंगे तो मैं लिखवा दूंगा, लेकिन मेरा यह व्यक्तिगत मानना है कि इसमें समय लगेगा और वही चीज लिखवाऊंगा। और जो मुझे लग रहा है कि ये प्रीलिम्स के लिए जरूरी नहीं है, ये मेंस के लिए जरूरी नहीं है, तो यहाँ भाषा की आवश्यकता नहीं। जहां भी हमें लगेगा कि हाँ यहाँ भाषा की जरूरत है, वहां हम लिख लिया करेंगे। फिर आप लोगों की मर्जी है, अगर आप लोग बोल रहे हैं कि सर लिखवा दीजिए तो फिर मैं लिखवा देता हूँ इसी चीज को, लेकिन बोल के रिपीट करके ही लिखवाना पड़ेगा। हाँ, जिससे दुश्मनी हो शादी कर लो। देखिए, आराधना तो अब इससे समझ नहीं आएगा तो फिर कैसे समझ आएगा यार? मुझे लगता है आप ही को समझ नहीं आ रहा है और एक दो लोग और हैं। तो अब आपको समझ नहीं आ रहा है तो फिर अब कोई फायदा नहीं होगा आपके लिए। और मुझे बिल्कुल समझ नहीं आता कि आपको ये इतने अच्छे से समझ में नहीं आ रहा तो फिर कैसे समझ। ठीक। चलिए, कोई बात नहीं। अब कुछ देखिए, अब ये सच भी है यार कि अब हर किसी को समझ में नहीं आ सकता। पर वट आई बिलीव कि उसमें हमारा समय जाएगा, इतना काफी है। जहां मुझे लगेगा कि मुझे आपको बोल करके लिखवाना है, वहां मैं आपको बोल करके लिखवाऊंगा। अभी ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो मुझे आपको बोल करके लिखवाना पड़े। चलिए, अगले टॉपिक की अब हम चर्चा करेंगे और हमें बात करनी है डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में। हमने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को डिस्कस कर लिया, अब हम डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो हमारा अगला जो टॉपिक है वो है डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी। आई गेस ये हमारा सातवां टॉपिक होगा इस अध्याय का। सातवां टॉपिक, डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में अब हम पढ़ रहे हो।
डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी। अब ये डेनिश कौन है तो पहले समझ लें। तो जो डेनिश लोग हैं ये बेसिकली डेनमार्क के निवासी हैं। ये डेनमार्क के निवासी हैं। जो डेनिश हैं दोस्तों ये डेनमार्क के निवासी हैं। दे आर रेजिडेंट ऑफ डेनमार्क। दे आर रेजिडेंट ऑफ डेनमार्क। ये डेनमार्क के रहने वाले हैं, डेनमार्क के निवासी हैं। और ये भी उसी रास्ते से भारत आएंगे जिस रास्ते से दूसरी कंपनियां भारत आई, और इनके बारे में पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। देखिए 1616 में ये भारत आएंगे। तो 1616 में इनका भारत आगमन है। दे अराइव्ड इन इंडिया। दे अराइव्ड इन इंडिया इन 1616। तो 1616 में जो डेनमार्क के निवासी हैं, डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी है, ये भारत आएंगे। भारत में आने के बाद बताइए मुझे, मैंने पढ़ाया है आपको, ये अपना पहला केंद्र इन्होंने कहाँ खोला था? फर्स्ट फैक्ट्री कहाँ खोली थी दोस्तों? कमेंट करके बताओ। मैप बनवाया था, शुरू में ही आपको लिखवाया था कि पहली फैक्ट्री इन्होंने कहाँ खोली थी। तो इनकी पहली फैक्ट्री अलग जगह खुलती है। इनकी पहली फैक्ट्री ट्रैंक्यूबर तमिलनाडु में खोली। इन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री ट्रैंक्यूबर में खोली, तमिलनाडु। ट्रैंक्यूबर तमिलनाडु में इन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री खोली थी। जबकि 1676 में इन्होंने बंगाल के श्रीरामपुर में अपनी फैक्ट्री खोली थी। बंगाल के श्रीरामपुर में अपनी फैक्ट्री खोली थी। श्री रामपुर में अपनी फैक्ट्री खोली थी। देखिए डेनिस बहुत सक्सेसफुल नहीं हुए और उनका भी भारत पर ज़्यादा ध्यान नहीं था। उनका भारत से बाहर उत्तर अमेरिका पर ज़्यादा ध्यान था। तो और भारत में उन्हें बहुत समस्याएं आ रही थी, बहुत ज़्यादा प्रॉफिट नहीं हो रहा था। तो 1885 में उन्होंने क्या किया? अपना संपूर्ण व्यापार जो भारत का व्यापार है वो पूरा व्यापार अंग्रेजों को बेच दिया। They sold to Britishers and भारत से चले गए and flew from India। ठीक है, sailed to Britishers। तो ये डेनिस ईस्ट इंडिया कंपनी है। तो इसके बारे में बस आपको यही याद रखना है कि जो डेनिस ईस्ट इंडिया कंपनी है ये मुख्य रूप से डेनमार्क के निवासी थे और यह देख करके भारत आए थे कि बहुत लाभ कंपनियों को हो रहा है। वो डचों को देख रहे थे, फिर वो ब्रिटेन को देख रहे थे और पुर्तगाल को तो वो शुरू से ही देख रहे थे। तो उन्हें भी लगा कि उन्हें भी इस व्यापार से लाभ कमाना चाहिए। तो इसी लाभ की उम्मीद में वो केप ऑफ गुड होप होते हुए भारत पहुंचते हैं, इंडिया आ जाते हैं। लेकिन भारत में अब तक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ उनकी राइवलरी शुरू होगी, पुर्तगालियों के साथ राइवलरी होगी, आगे फ्रांस के साथ राइवलरी होगी। तो इतना परेशान वो हो जाते हैं और उन्हें लगने लगता है कि यार भारत के व्यापार से उन्हें ज़्यादा लाभ नहीं मिल रहा है, उन्हें ज़्यादा प्रॉफिट नहीं मिल रहा है। तो 1885 में वो डिसाइड करते हैं कि हम अपनी सारी बस्तियां अंग्रेजों को बेच देते हैं, अंग्रेज उनसे खरीद लेते हैं सारी चीज़ों को और फिर वो भारत से चले जाते हैं, इंडिया से चले जाते हैं। तो बस इतना ही योगदान है डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी का। इसके अलावा उनका ज़्यादा योगदान नहीं है। यहीं शुरुआत होती है और यहीं पर डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी खत्म हो जाती है। मुझे बताएं यहाँ तक कोई समस्या है? तो ये हमारा एक और टॉपिक डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी वाला टॉपिक भी हमने समाप्त कर लिया। अब हमें बात करनी है फ्रांसीसी कंपनी की
और साथ ही साथ में हमें कर्नाटक युद्ध की बात करनी है। हमें कर्नाटक वॉर को डिस्कस करना है कि 3 कर्नाटक युद्ध कैसे हुए, और वहां पर फिर मैं आपको प्रॉपर नोट्स लिखवा रहा हूँगा, क्योंकि वो एक बार फिर से आपकी मुख्य परीक्षा का टॉपिक होगा 16 में, सॉरी, वो हाँ वो 1620 में भारत आए थे, 1616 में कंपनी की स्थापना। एक मिनट देंगे अब मुझे, फिर हम शुरू करेंगे टॉपिक को। हाँ, वो आप सही कह रहे हैं, 1616 में कंपनी की स्थापना है, इसको भारत में आगमन 20 में हुआ है। ठीक है, और यहां कहीं आप लिख लीजिए कंपनी की स्थापना। ठीक है, यहां कहीं अलग से लिख लीजिएगा कंपनी, ये मैंने लिखवा दिया है वैसे आपको पहले, है ना, तो लिखा हुआ है पहले 1616 में कंपनी बनी थी, 1620 में भारत आगमन हुआ, अराइव्ड इन इंडिया इन 1620, जबकि कंपनी जो है वो 1616 में बनी। चलिए एक सेकंड देंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे अगले टॉपिक पर। हेलो हेलो। चलिए अगली हेडिंग लगाइए, और अब ये बड़ा टॉपिक है, प्री प्लस मेंस दोनों के लिए काम आएगा। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक, तो हमेशा की तरह पहले हम ये जान लेंगे कि आखिर इस टॉपिक में हमें किन किन बातों का अध्ययन करना है, ताकि हमारे दिमाग में एक माइंड मैप जरूर बन जाए। तो देखिए, सबसे पहले जो चीज हम पढ़ेंगे वो है सामान्य परिचय, जनरल इंट्रोडक्शन। फिर हम एक बेसिक कहानी को बनाएंगे और डिस्कस करेंगे कि 1668 से 1742 के मध्य की गतिविधियां। बस हमें इतना ही जानना है, ज्यादा नहीं जानना है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर ये सब प्रीलिम्स का मैटर है।
मेंस का मैटर शुरू होगा कर्नाटक वॉर से। ठीक है, तो यहां हम डेट वाइज बस ये समझने की कोशिश करेंगे कि 1668 से 1742 के बीच में क्या हुआ, क्योंकि असल कहानी 1742 के बाद शुरू होगी, जब डुप्ले नाम का एक व्यक्ति फ्रांसीसी गवर्नर बन के आएगा। और इसके बाद हम तीसरे पॉइंट में डिस्कस कर रहे होंगे फ्रांसीसी फ्रांसीसी गवर्नर गवर्नर डुप्ले की नीतियां। फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले की नीतियां। पॉलिसी ऑफ फ्रेंच गवर्नर डुप्ले। अब फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले भारत आएगा और वो किस तरह की नीतियां यहां लेकर के आ रहा है और उसकी नीतियों की वजह से कैसे भारत में फ्रांस और ब्रिटेन के बीच में कर्नाटक युद्ध होंगे, ये जानने का हम प्रयास करेंगे। अच्छा, कर्नाटक युद्ध की कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है। पहली बात तो दो युद्ध ऐसे हैं जो भारत के कारणों से हो ही नहीं रहे हैं, उनका भारत के कारणों से कोई लेना देना नहीं। ठीक, ये बेसिकली यूरोप में फ्रांस और ब्रिटेन के बीच में युद्ध हुआ, और यूरोप में जब फ्रांस और ब्रिटेन के बीच में युद्ध होगा तो अपने आप ये लड़ने लगेंगे। क्या होगा? अपने आप लड़ने लगेंगे। पता पड़ा, जैसे मैंने पहले भी आपको बताया है कि पता पड़ा दोनों बैठ करके साथ में रेस्टोरेंट में खाना खा रहे हैं, अच्छे मजाक कर रहे हैं, खबर आई कि भैया ब्रिटेन में दोनों के बीच में युद्ध शुरू हो गया है, फ्रांस और ब्रिटेन के बीच में, तो खाने की टेबल पर तलवारें निकालनी कि अब युद्ध करने लगते हैं। तो ऐसी कहानी है इन दोनों के बीच में। तो इसके बाद हम 3 कर्नाटक युद्धों का अध्ययन करेंगे। हम बात करेंगे 3 कर्नाटक युद्ध के बारे में। पहले प्रथम कर्नाटक युद्ध, फर्स्ट कर्नाटक वॉर। इसी तरह से द्वितीय कर्नाटक युद्ध, फिर तृतीय कर्नाटक युद्ध। ओके, फिर इस युद्ध में हम जानते हैं, जानेंगे फ्रांस की असफलता के कारण, रीजन बिहाइंड द फ्रेंच डिफीट, रीजन बिहाइंड द फ्रेंच डिफीट, और ब्रिटेन की सफलता के कारण। यहां से प्रश्न बनते हैं मुख्य परीक्षा, ब्रिटेन की सफलता के कारण, रीजन बिहाइंड द ब्रिटिश विक्ट्री या सक्सेस। इन 8 भागों में बांट करके हमें फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का अध्ययन करना है। और जैसा मैं बता रहा हूं कि यह सिर्फ फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का अध्ययन नहीं है, ये अध्ययन है कर्नाटक वॉर का भी। तो सबसे पहले हम सामान्य परिचय पढ़ेंगे, अर्थात जनरल इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। उसके बाद हम 1668 से 1742 के बीच में कौन कौन सी प्रमुख गतिविधियां हुई, ये पीपीटी के माध्यम से मैं आपको एक लिस्ट बना करके दूंगा, जो लिस्ट आप बनाएंगे मेरे साथ। ठीक है, फिर हम फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले की नीतियों का अध्ययन करेंगे। डुप्ले से पहले फ्रेंच इंडिया में एक्सपेंशन नहीं कर रहे थे, डुप्ले आएगा और वो भारत में विस्तार की नीति को अपनाएगा। और जैसे ही डुप्ले विस्तार की नीति को अपनाएगा, ब्रिटेन के साथ, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ उसका कन्फ्लिक्ट शुरू हो जाएगा। फिर हम 3 कर्नाटक युद्धों की चर्चा करेंगे, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड कर्नाटक वॉर की बात करेंगे। फ्रांस इन युद्धों में हार गए, तो उनकी हार के कारण क्या थे, और ब्रिटेन इन युद्धों में जीत गए तो उनकी जीत के कारण क्या थे। एक बात मैं फिर से स्पष्ट कर दूं कि जब मैं कर्नाटक की बात कर रहा हूं यहां पर, तो ध्यान देंगे दोस्तों इस बात पर, और अभी से दिमाग में ये बात फिट रखेंगे कि कर्नाटक से मेरा मतलब ये क्षेत्र नहीं है। ये जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र को उस समय कर्नाटक कहा जाता है। तो मैं इस क्षेत्र की बात कर रहा हूं, ये वाले क्षेत्र की बात नहीं कर रहे हैं हम इस क्षेत्र की मुख्य रूप से बात कर रहे हैं, इस पूरे क्षेत्र।
ठीक है, तो ये बात याद रखिएगा कि कर्नाटक युद्ध ये वाला कर्नाटक नहीं है, ये वाला कर्नाटक है। इसकी स्पेलिंग सी से शुरू होती है, ठीक है, CAR यहां से शुरू होती है। ठीक है, तो ये सी कर्नाटक ये यहां पर है, जहां पर आज तमिलनाडु का क्षेत्र, आंध्रा का क्षेत्र आता है उस समय यहाँ कर्नाटक वाला क्षेत्र आता था। तो इस क्षेत्र में 3 युद्ध होंगे, फ्रांसीसी और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में, जिन्हें कर्नाटक वॉर कहा जाए। ठीक, चलें, तो पहली हेडिंग लगाइए आप लोग पहली हेडिंग लगाइए, और ये प्रीलिम्स वाला ही टॉपिक है, सामान्य परिचय। एक बात ध्यान रखें, मैं आपको बताते जाऊंगा कि कौन सा टॉपिक प्रीलिम्स के लिए है, कौन सा टॉपिक मुख्य परीक्षा। ओके, तो आप चाहें तो यहाँ पे मेंशन भी कर सकते हैं। जैसे अभी तक जितना भी टॉपिक हमने पढ़ा, उसमें सिर्फ पुर्तगाली 3 टॉपिक हैं। यूरोपीय कंपनियां भारत क्यों आई, पहला टॉपिक मेंस के लिए। दूसरा, पुर्तगाली कंपनी भारत आई तो उसने भारत में क्या क्या प्रभाव हुआ, पुर्तगालियों का पतन क्यों हुआ, तीसरा टॉपिक हो गया। चौथे टॉपिक में हम यहाँ कर्नाटक युद्ध पढ़ेंगे, तीनों कर्नाटक युद्ध। पांचवा टॉपिक फ्रांस क्यों हारा, और छठवां टॉपिक ब्रिटेन क्यों जीता। इतने टॉपिक अभी तक आपके लिए मुख्य परीक्षा के लिए, बाकी टॉपिक जितने हम पढ़ रहे हैं वो प्रारंभिक परीक्षा के लिए। ठीक है, तो ये बात आप ध्यान रखेंगे इस चीज का। चलिए शुरू करते हैं, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में पढ़ना और कुछ सामान्य जानकारी लेते हैं। तो दोस्तों, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी ये बहुत लेट है, काफी लेट है। ठीक है, जब बहुत सारी चीजें हो चुकी हैं भारत में, उसके बाद इनकी नींद खुल रही है। तो इसकी जो स्थापना है, इसकी जो स्थापना है वो 1664 में की गई थी, और इसकी स्थापना फ्रांस के वित्त मंत्री कोलबर्ट के द्वारा की गई। कोलबर्ट, तो कोलबर्ट ने इसको बनाया था। ठीक है, राजा कौन है, तो राजा के बारे में भी जानकारी रखिएगा कि फ्रांस के राजा इस समय किंग ऑफ फ्रांस इस समय लुई 14, लुई 14 है। ठीक है, स्थापना 1664 में होती है, और फ्रांस के वित्त मंत्री, फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ फ्रेंच कोलबर्ट इसकी स्थापना करते हैं। याद रखेंगे एक और बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एक पूर्णतः सरकारी कंपनी है। कंप्लीटली गवर्नमेंट कंपनी, पूरी तरीके से एक सरकारी कंपनी है, और ये इसकी हार का, ये इसकी विफलता का एक बहुत बड़ा कारण है। देखो, डच इंडिया जरूर छोड़ करके चले गए थे, पर डच ऐसे बुरी तरीके से नहीं हारे थे। वो बैटल ऑफ बेदरा ब्रिटिशर से हारे, उससे पहले उन्होंने पुर्तगालियों को गजब की पटकनी लगाई थी। ठीक है, वहीं आप देखें पोर्चुगीज का डिक्लाइन होने लगा, जबकि 100 साल तक पुर्तगालियों को चुनौती देने वाली कोई भी दूसरी यूरोपीय शक्ति भारत में नहीं थी। उसके बाद भी पोर्चुगीज डिक्लाइन किए, उसका एक बहुत बड़ा रीजन था गवर्नमेंट का इंटरफेयर, क्योंकि वो डिसीजन मेकिंग उतनी अच्छी नहीं थी। और ठीक ऐसा ही होगा फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ। जब डुप्ले भारत में अच्छा काम कर रहा होगा तो फ्रांस की सरकार उसे वापस बुला लेगी, ऑल ऑफ अ सडन, बीच के बीच में। तो इससे पूरा माहौल ही गड़बड़ा जाएगा, और कभी भी कुछ भी आदेश आ जा रहा है सरकार का, तो सरकारी कंपनी होने की वजह से एक तो करप्शन बहुत था, ट्रांसपेरेंसी बहुत कम थी, और अधिकारियों की नियुक्ति को लेकर के ये कुशल नहीं थे। और एक बात मैं फिर भी आपको बता दूं, जब आप विश्व इतिहास पढ़ेंगे तो उसमें आप जान रहे होंगे कि फ्रांस की स्थितियां हमेशा से ही बड़ी प्रतिकूल सी रही हैं। ठीक है, आपको देखने के लिए मिलेगा कि फ्रांस में कभी भी उतना सपोर्ट किया ही नहीं लोगों ने राजशाही को, जबकि ब्रिटेन में चूंकि लोगों को अधिकार मिल गए थे तो ब्रिटेन में बहुत हद तक सपोर्ट था। और फ्रांस अपने आप को हमेशा ऐसे युद्धों में भागीदार बनाएगा जिसमें उसको नुकसान उठाना पड़ेगा।
वो जबरन अमेरिकन रेवोल्यूशन में शामिल होगा, वो जबरन 7 ईयर वॉर में शामिल होगा, वो जबरन ऑस्ट्रिया के सक्सेशन वॉर में शामिल होगा। और जब युद्ध का अंत होगा तो फ्रांस को पता चलेगा कि उसका बस पैसा लगा है, उसे इतना रिटर्न नहीं मिला। तो फ्रांस फालतू के युद्धों में बहुत उलझेगा, ठीक है, बहुत सारे युद्ध करेगा जिसका कोई सेंस ही नहीं है। तो इसलिए फ्रांस वैसे भी ब्रिटेन के कंपैरिजन में हम कह सकते हैं कि उतना विकसित नहीं था। शायद वहां का एडमिनिस्ट्रेशन, वहां का जो किंगशिप है, मोनार्की है, वो बिल्कुल भी योग्य नहीं रही है कि वो बहुत लंबे समय तक योग्य राजशाही वहां पर नहीं मिली। ठीक है, फिर नेपोलियन का उदय होगा, अभी नेपोलियन बोनापार्ट वगैरह, वो आगे की कहानी है। तो ये पूरी तरीके से एक सरकारी कंपनी है, ये पूरी तरीके से एक गवर्नमेंट कंपनी है। अब सवाल आता है कि ये भारत कब आए? भारत आगमन तो हमने डिस्कस किया है पहले ही, अराइवल इन इंडिया। तो हम जान रहे हैं कि 1668 में ये भारत आते हैं। और जब ये भारत आते हैं तो इनका जो नेतृत्व करता है, जो इनका लीडर है, उसका नाम है फ्रांसिस कैरो। फ्रांसिस कैरो। तो फ्रांसिस कैरो इनका लीडर है, पहली बात। दूसरी चीज आप ये समझें कि इन्होंने भारत में अपनी जो प्रथम फैक्ट्री लगाई, भारत में इन्होंने अपनी जो प्रथम फैक्ट्री लगाई वो उन्होंने सूरत में लगाई थी। ठीक। और एक और बात आप समझ जाएं कि भारत में इनका जो मुख्यालय है, इंडिया में इनका जो हेडक्वार्टर है, वो उन्होंने पुडुचेरी को बनाया। जैसे पांडिचेरी, पुडुचेरी, इसको इन्होंने अपना मुख्यालय बनाया था। फ्रांसिस मार्टिन के द्वारा इसे बनाया गया था। जो पुडुचेरी है, इसे फ्रांसिस मार्टिन द्वारा निर्मित, फॉर्म्ड बाय फ्रांसिस मार्टिन। तो अब तक ना हमने 4 बड़े शहर देख लिए हैं भारत के, 5, 4 सबसे बड़े। पहला कलकत्ता, किसके कौन जुड़ा हुआ है कलकत्ता से? जॉब चरनॉक। दूसरा मद्रास, मद्रास से कौन जुड़ा हुआ है? फ्रांसिस डे। तीसरा बॉम्बे, बॉम्बे से कौन जुड़ा है? गेरियाल। ठीक है। और चौथा अब हमने देखा है पांडिचेरी। और पांडिचेरी को भी बसाने वाला व्यक्ति कौन है? एक फ्रांसीसी है जिसका नाम है फ्रांसिस मार्टिन। देखो, फ्रांसिस डे ने मद्रास बनाया था, वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकारी है, जबकि फ्रांसिस मार्टिन ने पुडुचेरी को बसाया है, जो कि एक फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकारी है, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकारी है। तो यहां तक तो बात बड़ी क्लियर है सर, कोई समस्या वाली बात नहीं है, पूरे तथ्य हैं। अब जरा हम ये भी समझ लें कि भारत में इनकी नीति किस तरह रही। जो फ्रांसी ईस्ट इंडिया कंपनी है, उसकी भारत में नीति किस प्रकार की रही, इंडिया में पॉलिसी किस प्रकार की रही। तो देखिए दोस्तों, फ्रांस ईस्ट इंडिया कंपनी के चरण को हम 2 भागों में बांट करके देख सकते हैं। जो पहला चरण है वो है 1668 से 1742 तक का चरण। इस समय वे भारत में सिर्फ व्यापार करेंगे। भारत में क्या करेंगे? सिर्फ व्यापार करेंगे। ओनली ट्रेड, सिर्फ व्यापार। फिर दूसरा जो चरण है वो शुरू होगा 1742 के बाद। इसके बाद क्या होगा? तो इसके बाद वह उग्र व्यापार की नीति अपनाई। उग्र व्यापार मतलब कि एक्सट्रीम ट्रेड पॉलिसी। और साथ ही साथ वे विस्तारवाद की नीति भी अपनाई। मैं इसे समझा रहा हूं क्या है। साथ ही साथ वे एक्सपेंशन पॉलिसी को भी अपनाएंगे। वो एक्सपेंशन करेंगे बड़े पैमाने पर जाकर, तो एक्सपेंशन पॉलिसी को भी वो अपना रहे होंगे। ठीक है, एक्सपेंशन की नीति को भी वो अपना रहे होंगे। अब इससे क्या होगा? इसका परिणाम क्या होगा?
ब्रिटेन, इसका परिणाम होगा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में विवाद। देखिए क्या होगा, 1742 के बाद डुप्ले नाम का एक व्यक्ति फ्रांसीसी गवर्नर बन के भारत आएगा। अब जैसे ही डुप्ले भारत आएगा तो वो ये कहे देखेगा कि भारत की रोज राजनीतिक परिस्थितियां हैं, इंडिया की जो पॉलिटिकल कंडीशन है वो बहुत ही ज्यादा वॉलेटाइल है, मतलब बहुत ज्यादा अस्थिर है। 1707 में मुगल सम्राट औरंगजेब की मृत्यु हो चुकी है और औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल साम्राज्य भी टूट चुका है। दक्षिण भारत में भी कोई सशक्त शासक नहीं है, कोई पावरफुल रूलर नहीं दिखाई देता। तो वो कोशिश ये करेगा कि इन सब लोगों के बीच में फूट डाली जाए और एक एक करके इन क्षेत्रों पर अधिकार किया जाए, क्योंकि एक बार अगर आप पूरे क्षेत्र पर अधिकार कर लेंगे तो ना सिर्फ आपको व्यापारिक एकाधिकार मिल जाएंगे, बल्कि उस क्षेत्र से जो लैंड रेवेन्यू और दूसरे टैक्सेस कलेक्ट किए जाते हैं वह भी आपको मिलने लगेंगे। अब जब ये नीति अपनाएंगे उग्र व्यापार और विस्तारवाद की, तो क्या ब्रिटेन शांत बैठेगा? ब्रिटेन इसका विरोध नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा, क्योंकि ब्रिटेन भी तो वही कर रहा है। ब्रिटेन भी तो एक एक करके एक्सपेंशन करना चाहता है। और अभी तक अगर ब्रिटेन थोड़ा लेट होता, देखो इस घटना का प्रभाव बहुत पड़ेगा। कहा जाता है कि इस घटना ने ब्रिटिश एक्सपेंशन पॉलिसी को बढ़ा दिया। हो सकता है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग अभी युद्ध के बारे में ना सोच रहे हो, वो एक्सपेंशन के बारे में ना सोच रहे हो, लेकिन चूंकि फ्रांसीसियों ने ये आग लगाई कि हम क्षेत्रों पर कब्जा करेंगे, तो फिर ब्रिटेन ने भी कहा होगा हम क्यों पीछे रहे। और ब्रिटेन ने जैसे ही इस चीज में हाथ डाला, उन्हें समझ में आ गया कि भैया भारतीय राज्यों को हराना तो बहुत आसान है। एक युद्ध होगा, बड़ा इंटरेस्टिंग युद्ध होगा, जिसे बैटल ऑफ सेंट थॉमे कहा जाए। और सेंट थॉमे के युद्ध में दोस्तों एक बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है कि कर्नाटक के नवाब के 10,000 सैनिक होंगे। कर्नाटक का नवाब अपने 10,000 सैनिकों को भेजेगा, वहीं फ्रांस की सेना में 700 भारतीय और लगभग 250 फ्रांसीसी सैनिक। 700 भारतीय और 250 फ्रांसीसी सैनिक होंगे, मतलब ले दे के भी 1,000 नहीं हो रहे। और 1,000 की ये सेना 10,000 की सेना को हरा देगी और वहां से पूरी यूरोपीय कंपनियों का मोराल बहुत हाई हो जाए। और वहां से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को ये पता लग जाएगा कि अब हमें एक्सपेंशन करना है। और फिर जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक्सपेंशन करना शुरू किया तो वो रुके ही नहीं, फिर वो करते ही चलेगा एक्सपेंशन। क्योंकि इस युद्ध से, जो युद्ध फ्रांस और कर्नाटक के नवाब के बीच में हुआ, उस युद्ध से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत की शक्ति के बारे में पता चल गया। इससे पहले प्रॉब्लम यह थी कि इससे पहले भी यूरोपीय कंपनियों ने भारत के शासकों से युद्ध किया था, लेकिन वो हारे थे। औरंगजेब ने धो दिया था, पुर्तगालियों को भी शाहजहां ने धो दिया था, पुर्तगालियों को बीच में जहांगीर ने भी धो दिया था, फिर औरंगजेब ने भी धो दिया था। तो उनके मन में डर था कि यार हम फिर से युद्ध करेंगे, फिर हार जाएंगे, फिर माफी मांगेंगे, फिर कंपनसेशन देंगे, हम यही करते रहेंगे। लेकिन सेंट थॉमे का जो युद्ध होगा वो चीजें बदल देगा दोस्तों। और इस घटना का प्रभाव बहुत होने वाला है भारत के इतिहास पर। अगर ये डुप्ले नहीं आता, ये एक्सपेंशन की पॉलिसी नहीं अपनाता, तो हो सकता है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और बहुत समय तक चीजों को डिले करती, क्योंकि व्यापार के अधिकार तो उसे मिले ही हुए थे ना, ट्रेडिंग राइट तो उसे मिले ही हुए थे, उसका व्यापार अच्छा खासा हो रहा था। ठीक है, पर यहां से आग लगेगी तो सबसे पहले इसकी गाज कर्नाटक पे ही गिरने वाली है, दूसरी गाज इसकी बंगाल पे गिरेगी, तीसरी गाज वो गिराएंगे मैसूर पर, फिर वो आगे जाएंगे पंजाब पे, फिर मराठा पे, फिर सिंध पे और फिर अवध पे। खत्म। नई नई पॉलिसी लेकर के आएंगे, कहेंगे कि भैया अब हम सहायक संधि व्यवस्था लेकर के आ गए। तो बड़ा इतिहास इंटरेस्टिंग है। एक ऐसी घटना, छोटी सी घटना है सेंट थॉमे का युद्ध, अडयार का युद्ध, बहुत गहरा प्रभाव भारत के इतिहास। ठीक है, तो अब अगले एक चीज है, मैं आपको होमवर्क के रूप में दे रहा हूं, इतना लिख करके आ जाना, बहुत छोटा सा, बिल्कुल ऐसा नहीं कि 2-3 बहुत ज्यादा दे रहा हूं, 3-4 मैं आपको लाइन लिखने के लिए दे रहा हूं, ये जरूर लिख के आ जाना। में नहीं है ठीक है, 3-4 लाइन रहेंगी और इसके आखिरी पेज में मैं कुछ डेट्स लगा दूंगा, उन डेट्स को आप लिख करके ले आना। ठीक है, अदर मत लाना, मैं ही लिखवा दूंगा, अगर परेशान मत हो आप लोग, ऐसे ही बहुत सारी क्लासेस चल रही हैं। ठीक है, तो मैं ही लिखवा दूंगा। यहाँ तक कंप्लीट हो गया, यहाँ तक कोई समस्या? तो कल हम टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। देखिए, अगर क्लास
मुझे स्लॉट मिल जाता है दूसरा तो ठीक है, नहीं मिलता है तो फिर हम कुछ ना कुछ व्यवस्था करके ही जाएंगे, परेशान मत होइएगा आप लोग। ठीक। ओके, समझ में आया चीज़ों को, क्लियर है? ऑल गुड। नहीं जा, थोड़ा से मैं लिखा दूंगा आपको, परेशान मत होइए। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच, टेक केयर गाइस। हाँ ठीक है, इसलिए मैं आपको लिखने नहीं दे रहा हूँ, मुझे पता है कि आप लोगों की बहुत क्लासेस चल रही हैं, इसलिए आई एम नॉट गिविंग एनी थिंग टू यू गाइस कि आप लिखें इसको। ठीक है, तो परेशान मत हो, अब हम क्लास में ही पढ़ लिया करेंगे जितना भी है। बाकी समझ में आ रही हैं चीज़ें? चीज़ें समझ में आ रही हैं? अब देखो कुछ लोगों को नहीं आ रही हैं तो अब ठीक है यार, क्या ही बोल सकते हैं। डेनिश वाले टॉपिक में क्या चेक करना है आकाश? वो मैंने एक गलती आपको बता दी थी कि उसमें मैंने डेट गलत लिख दिया था, 1616 में कंपनी बनी थी और 1620 में वो भारत आए थे। ओके ओके, चलिए, थैंक यू, अपना ख्याल रखिए, टेक केयर दोस्तों, गॉड ब्लेस यू। जय हिंद, जय भारत।